सभी को नमस्ते। आज हम आपको ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में बता रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। इसमें गुप्त काल के बारे में बताया गया है। गुप्त काल का एक सम्राट समुद्रगुप्त का राज्य था। उसके दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त विलासिता, क्रूरता, अयोग्यता और आचरणहीनता से फलीभूत था और चंद्रगुप्त छोटा होते हुए भी धीर और वीर था। समुद्रगुप्त अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। वहीं ध्रुव स्वामिनी एक लड़की का विवाह भी चंद्रगुप्त से होने के लिए वचनबद्ध हो जाता है। समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है और उसका महामंत्री शिखर स्वामी ज्येष्ठ पुत्र के नियमों का हनन हो रहा है, ऐसी दुहाई देते हुए रामगुप्त को ही उत्तराधिकारी नियुक्त करवा देता है और ध्रुव स्वामिनी का विवाह भी रामगुप्त से करवा देता है। अब नाटक का प्रारंभ यहाँ से होता है कि रामगुप्त के पर्वतमाला के समीप शिखर में ध्रुव स्वामिनी के प्रवेश से होता है और उसके पीछे पीछे कुरूप स्त्रियां मतलब दासियां आती रहती हैं और ध्रुव स्वामिनी मंदाकिनी से भी कुछ पूछती है कि कोई जवाब मांगती, लेकिन मंदाकिनी नहीं देती है तो उससे नाराज हो जाती है और ध्रुव स्वामिनी के मन में रामगुप्त के प्रति भी घृणा का भाव है। तो इस पूरे वातावरण से वह ऊब जाती है और वहां से ऊब कर वह झरने के पास चली जाती है। तो झरने के पास जाकर बैठती है, तभी पीछे से एक खड्गधारिणी दासी उसके पास आके बैठ जाती है। खड्गधारिणी दासी रामगुप्त ने ही नियुक्त की है, क्योंकि रामगुप्त ये सोचता है कि ध्रुव स्वामिनी के मन में अब भी चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम है। तो उसने ये पता करने के लिए खड्गधारिणी दासी नियुक्त की है कि उसके मन में अब भी सच में प्रेम है, तो वह पता लगाए और उसे रामगुप्त को बता दे। तो खड्गधारिणी जाकर ध्रुव स्वामिनी से कहती है कि वह गूंगी नहीं है और वो तो गूंगी होने का अभिनय कर रही है और फिर इस तरह उससे बातें करती रहती है। बातों ही बातों में खड्गधारिणी दासी को पता चल जाता है कि चंद्रगुप्त के प्रति अब भी उसके मन में प्रेम है। तो ये बात वह रामगुप्त को जाकर बता देती है। रामगुप्त को उससे विरोधी जो भावना होती है वो उत्पन्न हो जाती है और वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रगुप्त और ध्रुव सानी दोनों मिलकर मुझे अपने इस राज्य से बाहर निकाल दे। इस तरह वह विलासिता में डूबता चला जाता है और उसे और दूर हो जाता है। वह स्त्रियों से घिरा हुआ रहता है। वो इतना ज्यादा व्यस्त व्यस्त हो जाता है विलासिता में कि उसे ये भी नहीं पता चलता कि एक सकराज ने उसको चारों तरफ, एक राजा सकराज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। तब उसे पता चलता है तो सकराज उसके सामने शर्त रख देता है, एक तो मुझे तुम्हारी पत्नी ध्रुव स्वामिनी चाहिए, दूसरा सामंत कुमारों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। ये दोनों शर्त रामगुप्त को मानने के लिए कहता है, तब मैं वह युद्ध नहीं करूंगा। तो रामगुप्त इस शर्त को मान लेता है और वो ये बात ध्रुव स्वामिनी को बताने जाता है कि तुम्हें सकराज के पास जाना है। तो ध्रुव स्वामिनी उससे कहती है कि तुम्हें अपनी वचनबद्धता याद नहीं है जो तुमने मुझे विवाह के समय दी थी, मेरा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो वो रामगुप्त कहता है, वो तो मैंने मदिरा पान कर लिया था इसलिए मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है, ऐसा मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था। तो ध्रुव स्वामिनी को गुस्सा आ जाता है, वो कटार लेती है और अपने आप को मारना चाहती है और रामगुप्त सोचता है ये मुझे मार रही है, तो भागता भागता जाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी वहां पर चंद्रगुप्त आ जाता है। तो चंद्रगुप्त उनसे पूछता है क्या हुआ है। तो रामगुप्त बता देता है कि सकराज ने दो शर्त रखी हैं, एक तो ध्रुव स्वामिनी चाहिए, दूसरा मगध की जो स्त्रियां वह चाहिए। तो मैंने ये दोनों शर्तें मान ली है। तो चंद्रगुप्त को भी बहुत गुस्सा आता है कि आप एक राजा होते हुए ऐसा काम कैसे कर सकते हो, राज्य की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त कहता है ऐसा नहीं होगा, ध्रुव स्वामिनी वहां नहीं जाएगी, बल्कि ध्रुव स्वामिनी की जगह मैं जाऊंगा और अनेक सैनिक स्त्रियों के वेश में वहां पर जाएंगे और उन पर आक्रमण करके हम इसको उसका वध करके इसको
युद्ध को जीत लेंगे। तभी ध्रुव सामने उसके प्रति मुग्ध हो जाती है और आवेश में आकर बोलती है, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और वह ध्रुव सामने को लेकर चल देता है। तो ये पहला अंक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। दूसरा अंक में क्या होता है कि वहां पर सकराज अपनी पत्नी कोमा के साथ वार्तालाप कर रहा होता है और कोमा उसे समझाती है किसी दूसरे की स्त्री को इस तरह मांगना अच्छी बात नहीं है, ये गलत है, इसका तुम्हें भुगतान भरना पड़ेगा। तो सकराज कहता है कि राजनीति में सब कुछ जायज है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब कुछ भी बेकार की बातें नहीं है। वो बहुत बेचैन होता है कि ध्रुव स्वामिनी कब आएगी। तभी खिंगल का प्रवेश होता है। खिंगल कहता है कि ध्रुव स्वामिनी आने के लिए राजी हो गई है। थोड़ी देर में वहां पर ध्रुव स्वामिनी के साथ एक और रानी को देखकर सकराज अत्यधिक खुश हो जाता है और फिर ध्रुव स्वामिनी उससे कहती है, हम तुमसे एकांत में कुछ बातें करना चाहते हैं। एकांत में वह जाते हैं तो चंद्रगुप्त अपने असली वेश में आ जाता है और वह उस पर हमला कर देता है। हमले में सकराज मारा जाता है। सकराज मारा जाता है और बाहर भी सैनिक अपने असली रूप में आकर इस युद्ध को जीत जाते हैं। तभी चंद्रगुप्त और ध्रुव सामने की जय जयकार के नारे लगते हैं और ये अंक यहीं समाप्त हो जाता है। फिर तीसरे अंक का प्रारंभ ऐसे होता है कि सकराज पर विजय प्राप्त करके ध्रुव स्वामिनी से रामगुप्त मिलने के लिए आ रहा है। तो एक कोलाहल हो रहा होता है, उसी से इस अंक का शुरुआत हुई है। और ध्रुव स्वामिनी एक कमरे में बैठी हुई है। वहां पर कोमा अपने पिता मिहिर देव के साथ आती है और दुहाई देती है, वहां गिड़गिड़ाती है कि मुझे सकराज का शव दे दीजिए। तो वह मान जाती है, उसे ध्रुव स्वामिनी दे देती है। तभी वहां पर चंद्रगुप्त आता है। तो चंद्रगुप्त को आते देखकर रामगुप्त उसे बंदी बनाना चाहता है और उस पर हमला कर देता है। तो चंद्रगुप्त और रामगुप्त में फिर दोबारा से युद्ध होता है, जिसमें रामगुप्त पर पीछे से एक सैनिक हमला कर देता है। रामगुप्त मर जाता है। तभी चंद्रगुप्त और ध्रुव सावनी के बीच में वार्तालाप होती है। उन्हें पता चलता है एक दूसरे के बारे में। दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दोनों का विवाह संपन्न होता है और दोनों के विवाह के जय जयकार के साथ ये नाटक समाप्त होता है। धन्यवाद।